अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मध्या नकवी। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूं कि मैं ऐसी क्या अच्छी खबर के साथ आऊं कि मेरे जो नाजरीन का दिल है वो बाग बाग हो जाए, खुश हो जाए, सारा दिन फिर अच्छा गुजरे। क्योंकि देखिए सुबह के 2 घंटे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली आपका मूड सेट करते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है। जिस दिन बहुत डाउन चीज़ें हों, जब शो में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ जाए जो कि परेशान हो, या ख़बरें मैं आपके साथ कुछ ऐसे शेयर कर दूँ जो परेशान कौन हो, तो मेरा भी सारा दिन जो है ना वो परेशानी में गुजरता है। तो मैंने कोशिश की आज स्पेसिफिकली ना कि मैं ज़रा कोई ऐसी चीज़ निकालूं। खैर क्या बात इसे निकालनी थी, एक ख़बर ऐसे सामने आई है कि जो हमारे लिए परेशान कुन भी है और मुझे समझ में भी नहीं आती कि मैंने इस पर खुश होना है या मैंने इसमें मज़ीद परेशान होना है। क्योंकि पाकिस्तानी टीम पर्थ में माशाल्लाह से अपनी बहुत ही बुरी कारकर्दगी दिखाने के बाद 360 रन से हारने के बाद अब वो मेलबर्न रवाना हो गई है। आपको पता ही है कि मेलबर्न में 26 को इंशाल्लाह दूसरे टेस्ट का जो है वो आगाज़ होगा। और दुआ यही है कि अल्लाह करे जी पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। अच्छा, एक तरफ तो वो आपको पता है मेलबर्न पहुँच के अपने दूसरे टेस्ट मैच के लिए, दूसरी जानिब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ जो है वो 12 जनवरी से होने जा रहा है। और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी जैसे कि आपको पता है कि टीम की क़यादत करेंगे। अब ये देखना है कि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में टीम प्ले कैसा करती है और क्या शाहीन भी इन फॉर्म हमें नज़र आएंगे। 5 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में 1-2 नहीं बल्कि 3 विकेट कीपर्स होंगे। और तजर्बेकार विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ साथ स्क्वाड में साहबजादा फरहान और आज़म खान को भी शामिल किया गया है। अच्छा जी, अब बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर, अब्रार अहमद भी इसका हिस्सा हैं। और वसीम जूनियर, जमान खान, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ भी स्क्वाड में शामिल हैं। इसके अलावा पर्थ टेस्ट में वही डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल भी इस स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को भी आराम करवाया गया है। जबकि ऑलराउंडर शादाब खान इंजरी के बायस दौरा न्यूजीलैंड से बाहर हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह इन 2 वीक्स वो ठीक हो जाएंगे और उसके बाद वो फिर आगे में वर्ल्ड कप के लिए भी दस्तयाब होंगे। और जैसे PSL के वाले से भी बात हो रही है, क्योंकि PSL का आपको पता है ना कि PSL भी इंशाल्लाह शुरू होने वाली है, तो वो फिर PSL का पार्ट होंगे। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे समा के नुमाइंदे बारे स्पोर्ट्स हाफिज़ इमरान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं, मुतमईन हैं ये जो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, ये अच्छी सिलेक्शन है? देखिए, इसके ऊपर डिबेटेबल तो हैं चीज़ें। जो पाकिस्तान के पास प्लेयर्स थे और सिलेक्शन कमेटी ने जिस अंदाज में इन खिलाड़ियों को मुंतखब किया है, एक से ज़्यादा इसमें विकेट कीपर्स शामिल कर लिए हैं। और उससे पहले ये तजवीज़ भी सामने आई कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर हम यहाँ पर ये सीरीज़ खेलना चाहते हैं। इसमें मोहम्मद नवाज़ की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर सवाल हो सकता है कि क्यों इतनी ख़राब कारकर्दगी के बावजूद मुसलसल वो टीम का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है। उससे पहले जब आप दौरे मौजूद की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, सब के सब जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त चला रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान ये मुझे क्रिकेट ये मतलब क्या करें हाफिज़ इमरान साहब, मतलब ठीक है लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म साहब ने, तो उसी वर्ड ही फाड़ लिया है मॉडर्न क्रिकेट दा। देखिए, बात ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट ना सिर्फ वजीर आजम साहब ने कहा, बल्कि ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं ये भी मॉडर्न डे क्रिकेट पे बात करते हैं। और अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो आप क्या है मॉडर्न क्रिकेट, क्या है ये क्या है? ये सिर्फ ऐसे ही है, ये सिर्फ ऐसे है कि अब ये इसके बहुत सख्त अल्फाज हो जाते हैं। ये लोगों को मतलब लुभाने वाली बातें हैं। ये वो अल्फाज हैं जो खुशनुमा हैं, ये वो अल्फाज हैं जो पॉपुलर एक होता है ना ओपिनियन, ये वो पॉपुलर ओपिनियन है। मतलब किसी को कहना ना पड़े कि क्या है, अब मॉडर्न डे क्रिकेट है जी, कहाँ से आया, विलायत से आ गया एक लफ्ज और उसको बोलना शुरू कर दिया। मॉडर्न डे क्रिकेट की जब आप बात करते हैं तो आप बताएंगे किसी भी ऐसी टीम में जो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ये जो 4 बड़ी टीमें हैं दुनिया की, उनमें किसी एक टीम में भी आजम खान जैसा सेहतमंद खिलाड़ी कोई मौजूद है? अगर इतनी सेहतमंद खिलाड़ियों को आपने टीम में शामिल करना है तो फिजिकल फिटनेस का क्या मायार है, क्या पैमाना है, आप किस बुनियाद पर शामिल करते हैं? ग्रेट वसीम अकरम ने जब जी देखिए ये पॉइंट ज़रा डिफरेंट साइड पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज़म ने जब परफॉर्म करना है तो करना होता है। तो आई वोंट, मुझे लगता है कि अच्छा अगर वो परफॉर्म करें तो मैं उस पर बॉडी शेमिंग उसमें नहीं जाना चाहती। लेकिन मुझे ये बताएं, चलें वो आप बता दें, आप फिजिकल फिटनेस पे आज़म खान की बात करें, ये शादाब वगैरह क्या मुझसे बताएं, ये हारिस रऊफ वगैरह क्या मुझे बताएं, ये तो फिजिकली फिट लगते हैं, ये तो अच्छे ठीक ठाक हैं, इनके बावजूद इनकी फिटनेस के इश्यूज ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी भी शादाब देखें हम उसको नहीं खिला रहे। देखिए, इंजरी हो गई ना, शादाब को इंजरी हुई। देखिए, फिजिकल फिटनेस जो हम आजम खान की बात कर रहे हैं वो और है। अगर किसी का
खेलते हुए घुटना खराब हो गया, कंधा खराब हो गया, वो फिजिकल फिटनेस और है। कहने का मकसद ये है कि अगर आजम खान किसी लोग ठीक कुछ शायद ठीक भी है कि हम आए दिन सारे अच्छे प्लेयर्स हमारे जो हैं ये अनफिट होते जा रहे हैं, हम परेशान है कि क्या मसला है भाई, इतनी यंग एज में इनके साथ ये इश्यूज हैं। यस सवाल ये है कि क्या मसला है। सवाल ये है कि आपका वर्कलोड मैनेजमेंट आपकी नहीं है, आपके पास प्लेयर्स की किल्लत है, प्लेयर्स की तादाद आपके पास नहीं है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ जो है वो खेल लेता है, नेपाल के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ के साथ चले जाते हैं। कहीं हम अपने खिलाड़ियों को आराम का मौका तो देते ही नहीं है ना, इसलिए हमारे पास प्लेयर्स की तादाद कम है, खिलाड़ियों को रिकवरी का उतना वक्त मिलता नहीं है जितना की जरूरत होती है। सो वो रिकवरी की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर फिटीक होते हैं। ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में हम बुरा खेले हैं, इसकी भी एक वजह यही है कि खिलाड़ी थके हुए थे, उनके जो उनके जिस्म थे, जो उनकी बॉडी थी वो रिकवर हो नहीं पाई है, ये एक बड़ी वजह है। तो लेकिन जब आप मॉडरेट लगाते कि आपने फिर ऐसी जो बिला वजह की जो दूसरी वाली लीग्स नहीं खेलनी, और उनको भी पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है जो वर्ल्ड कप के लिए जो हम खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए इमरान आप भी अपने शोज़ में मुसलसल ये बात पहली दफ़ा नहीं कर रहे, जो आज हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, आप भी बहुत दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं कि भाई जब आपको पता है एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट आ रहा है जिसके लिए आप तैयारी करते हैं, उसमें जब आप आके अच्छा परफॉर्म ना कर सके, क्यों? क्योंकि आप थके हुए हैं, यू आर ड्रेन्ड, और हम रेस्ट भी नहीं दे रहे। अब हम देखिए बाबर को भी हम रेस्ट नहीं दे रहे, बाबर भी मुसलसल खेल रहे हैं। कप्तानी हमने देख ली, कप्तानी बाबर की फेल होगी, बाबर की इनफैक्ट अपनी भी हमने भी लास्ट टेस्ट में देख लिया कि वो परफॉर्मेंस ही नहीं थी। तो ये इस बात को नहीं सोच रहे कि हमने क्या करना है। देखिए ये हिकमत अमली है, आपको एक पाथवे डिजाइन करने की जरूरत है। जब तक आप एक पाथवे डिजाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो पाथवे डिजाइन करने के लिए डिजाइनर की जरूरत है ना। तो जब आपके पास डिजाइनर भी नहीं होंगे तो आप कैसे एक अच्छा पाथ डिजाइन कर पाएंगे। इसलिए जब पाकिस्तान में क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स की तादाद नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक आपके पास ये जो मुतबादल खिलाड़ियों वाला मामला है कि आप आराम दे सके रिजवान को, आप आराम दे सके बाबर को, आप आराम दे सके शाहीन को। अभी इंडिया टीम खेल रही है ना साउथ अफ्रीका में, वहां पर देखें ना विराट खेल रहे हैं, ना जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, ना रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ना मोहम्मद शामी खेल रहे हैं, ना सिराज खेल रहे हैं। ठीक है जी, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो आपके हैं वो नहीं खेल रहे हैं इंडिया के, लेकिन उनकी टीम खेल रही है, जीत भी रही है, हार भी रही है। एक T20 सीरीज बराबर की वनडे मैच एक हारे एक जीते, तो उनके पास मुतबादिल प्लेयर्स हैं ना, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स की तादाद है, हमारे पास प्लेयर्स की तादाद कम है। यही वजह है कि हम बार बार अनफिट खिलाड़ियों की तरफ जाते हैं, बार बार थके हुए खिलाड़ियों की तरफ जाते हैं, और बार बार और जब कहीं बात करने का वक्त आता है तो हम अपने खिलाड़ियों को देखते हैं, क्या ये मेरा खिलाड़ी है, इसके बारे में मैं बात करूं या ना करूं। तो ये बात तेरे मेरे से, पाकिस्तान से निकल कर ना तेरे मेरे जाती ताल्लुक दोस्ती पर आ गई हुई है। लोग पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, लोग अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं। मेरा खिलाड़ी है, इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी आजम खान की बात हुई है ना, 2 साल 3 साल अगर उसके इंटरनेशनल क्रिकेट के डेब्यू हो गए हैं और वो अपने आप को फिजिकली फिट उस अंदाज से नहीं कर पाए हैं, तो आप इसका मतलब ये कि क्या चाहती हैं फिर, इसमें कुछ शक नहीं है। लोग तो आज से आजम खान को जानते हैं। मैं गुज़िश्ता 7-8 बरस की बात कर रहा हूँ, 7-8 बरस पहले भी ये कहा गया था कि ये मिस्टर सिक्सर हैं, लेकिन उनको अपने आप को फिजिकली फिट करने की जरूरत है। अगर वो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो कप्तान उन्हें कहां पर फील्डिंग के लिए खड़ा करेगा। वो इंतहाई बासलाहियत है। जब T20 क्रिकेट की बात होती है ना, जब पावर हिटिंग की बात होती है, जब क्लीन हिटिंग की बात होती है, तो वो निहायत बासलाहियत है। लेकिन क्या उनको ये उनके लिए अहमियत नहीं रखती कि पाकिस्तान की टीम में जब आपने जाना है तो आपको किस हालत में होना चाहिए। वो खुद भी कहते हैं कि एक दिन में, 2 दिन में या हफ्तों में कम नहीं हो, चंद दिनों में कम नहीं होता। चीफ सेलेक्टर ने भी यही कह दिया। बंदा खुदा जिस दिन से उनका डेब्यू हुआ है उस दिन से आज के दिन तक दिनों की तादाद गिन लें, कितने दिन हो गए हैं, और आपने उसमें क्या किया है। तो ये वो चीजें हैं जब आपको ब्रूटल होना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आपको इनकलाबी और बेरहमाना फैसले करने होंगे। चले हम तो ब्रूटल बात सुने, हम ये बेईमाना तो आपने बहुत ही भारी वर्ड इस्तेमाल कर दिए सुबह सुबह। हाफिज इमरान इतना मुश्किल वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, इससे बाकी खौफ आ जाते। पर मुझे बताएं, पर्थ का समझ में आता है, वी वर जिंक्स्ड, ठीक है कोई बात नहीं, पर्थ में हम हार गए और 360 रन से हारे, चलो ठीक है, बंदा क्या करे, लुक के रोई हूँ, मतलब लिटरली हालत है, इतना उन्होंने हमें बुरा तरीके से हमारा फेंटा लगाया। मेलबर्न में कुछ लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। मेलबर्न का मैदान जो है वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स उनको उनके लिए साजगार होता है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि मसला बॉलर्स का नहीं है, मसला बैटिंग का है पाकिस्तानी, और हम बॉलर्स को पीट रहे थे जी हमारे पास फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, स्पिनर्स होने चाहिए। दोनों का मसला है,
तीनों का मसला है, बल्कि ना बैटिंग पाकिस्तान की उतनी ज्यादा जो तकाजे थे ऑस्ट्रेलिया में आप कैसे रन्स कर सकते हैं उस हिकमत अमली के तहत और उस आप मंसूबाबंदी के तहत या उस अंदाज में पाकिस्तान के बल्लेबाज वहां पर बैटिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए। बॉलर्स पाकिस्तान के शान ने भी कहा कि हमने 15 विकेट्स लिए हैं, लेकिन जनाब शान साहब आप ये बताएं कि कितने रन्स के इवज आपने 15 विकेट्स लिए हैं? क्या आपके खिलाफ जब 750 या 700-800 रन हो जाएं तो उसके बाद आप कहें कि 15 विकेट्स हमने लिए हैं, तो ये कामयाबी नहीं है। 15 विकेट्स आप लें कि आपने उनको एक मरतबा 250 में आउट कर दिया, अगली मरतबा आपने उनको 125 में 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो ये है, वक्त बड़ा कम है, लेकिन आपकी गुफ्तगू से मैं यही बात अखज़ कर सकती हूँ कि फिर असी इनकार ही समझे, फिर असी ना ही समझे, लेकिन अल्लाह करे दुआएं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है कि जाएं और अच्छा खेलें। बहुत शुक्रिया जी हाफिज़ इमरान, हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए स्पोर्ट्स साथ मौजूद भी। हम डिस्कशन कर रहे थे जो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ इस हवाले से। अच्छा, ये आप थोड़े बहुत परेशान हो गए, मुझे पता है क्रिकेट से हम बड़े इमोशनली अटैच भी हैं, तो मैं अब आपके साथ एक ऐसी जो है वो रिसर्च शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आप लोग बहुत खुश होंगे। और आप लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान में बड़े खौफ की फ़िज़ा है, बड़े बड़े एक्टर्स इस तरह की बात करते हैं, तो उस टाइम में मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की सयाहत ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान जो कि खूबसूरती के लिहाज से किसी भी मुल्क से कम नहीं है, दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचने में पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करता है। बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले, खूबसूरत जंगलात, दिलफरेब झीलें, जोश मारते हुए यहाँ पर दरिया और सर बिखरती आबशारें, हसीन वादियाँ और खुश जायका मेवों से लदे दरख्त। यही वजह है कि पिछले साल की निस्बत इस साल खैबर पख्तूनख्वा में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद ज़्यादा हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल यानी कि 2022 में 88,59,000 पाकिस्तानी सयाहों और तकरीबन 3,000 गैर मुल्की सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा की सैर की थी। इस साल की अगर हम बात करें यानी कि साल 2023 की, तो पाकिस्तानी सयाहों की तादाद 1,57,00,000 से ज़ायद पहुँच चुकी है और गैर मुल्की सयाहों की तादाद भी 4,500 के करीब है। ये एक बहुत अच्छी खबर है सयाहत के हवाले से और ख़ासकर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के जनरल मैनेजर मोहम्मद अली सैयद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर सयाहत में हमारे इजाफा हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त परसेंटेज के साथ हुआ है, मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया ताकि हम भी आपको बता सके कि खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म अथॉरिटी क्या काम कर रही है और टूरिज़म को आगे बेहतर करने के लिए क्या करेंगे हम। जैसा आपने कहा कि जी इस साल तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट खैबर पख्तूनख्वा में आए, बिल्कुल आए जी। हमारी सारी वादियाँ जो थी, कागान वादी, कुमराट वादी, चित्राल वादी, स्वात वादी, ये सारे टूरिस्ट से डाउन स्ट्रीम टूरिस्ट से भरे हुए थे। लोगों को रोज़गार मिल रहा था, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा था, इंटरनेशनली हमारा सॉफ्ट इमेज जा रहा था। अब इनको देखते हुए हमें कमी पड़ रही थी कि कुछ और एरियाज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए, कुछ और फैसिलिटीज़ बनाई जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए, नए कोई एक्को टूरिज़म के प्रोजेक्ट्स किए जाए, नए स्पॉट्स को डेवलप किया जाए ताकि लोग मेन टाउन मेन एरिया से थोड़ा साइडों पे जा सके और नए इलाकों को वो देख सके। इसी के साथ हमारा प्लान चल रहा है, हम 3 नए हिल स्टेशंस बना रहे। एक चित्राल में है पदकलश्त, एक कागान वैली में है गनूल और एक गलियात में है ठंडियानी और एक सर ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए वक्त थोड़ा मुख्तसर है क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी है, क्योंकि हम तो रिलीजियस टूरिज़्म को भी जो है अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, तो उसको भी बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम उन्हें उसको बढ़ाया तो बैरून मुल्क से बहुत सारे सयाह आएंगे पाकिस्तान। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे बुद्ध मत के पैरोकार हैं जी, हम ऑलरेडी हमारे आर्कियोलॉजी सेक्शन के थ्रू बुद्धिस्ट कम्युनिटी से अटैच है। वो थाईलैंड के हैं, सिंगापुर के हैं, नेपाल के हैं और इलाकों के हैं। वो इधर आते हैं, हमारे पास उनकी बड़ी सीक्रेट प्लेसेस मौजूद है जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी जगह है वरकोटे लाहौर, छोटा लाहौर उसे हम कहते हैं। ये छोटा लाहौर स्वाबी में एक इलाका है
जहाँ पे बुद्धिज़्म तुर्क शाही से मौजूद है, वो यहाँ ये उनका यहाँ पे कैपिटल होता था। इसके अलावा तख्बाई एक हमारे पास मोनेस्ट्री है, इट्स ए यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर बिल्डिंग्स डबल स्टोरी बिल्डिंग है एंड दे डेट बैक टू 1st सेंचुरी AD। उस टाइम पे ये लोग इतने ज़बरदस्त का, तो ये सारे हमारी पूरी अटेंशन है इन पे। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हम इस पे बात कर रहे हैं कि ईयर 2025 को हम ईयर ऑफ माउंटेन तिरश्मीर करा दे रहे हैं और उसके लिए इवेंट्स करें। अब तिरश्मीर बेसिकली केपी का सबसे बड़ा पहाड़ है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम करें ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से हम देखने के बहुत ज़्यादा बड़ी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहम्मद अली सईद साहब वंस अगेन, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त था। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा। शो में सियासत पर अगर बात ना हो तो शो भी बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि इलेक्शन करीब आने वाले हैं और जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो सियासी हलचल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हर कोई कुर्सी की दौड़ में है, जीतेगा कौन फैसला तो उसको होगा 8 फरवरी को। लेकिन इस दौड़ में एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाड़ियों को गिराने में लगी हुई है। इनफैक्ट विद इन द पार्टी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को भी गिराने की कोशिश कर रहा है विद इन द पार्टी। उम्मीदवार एक टीम छोड़ के दूसरी टीम में भी जा रहे हैं। ऐसा तो चलता रहेगा जब तक हम देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से टिकटों का ऐलान नहीं हो जाता। सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ वाज़ेह होती जाएगी, लेकिन हमारे जहनों में बहुत से सवालात हैं जिनका जानना ज़रूरी है और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज़कियाकार और कॉलमिस्ट ज़ैगम खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम खान साहब एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो ज़ैगम खान साहब ये बताइएगा कि आज कागजात नामजदगी जमा, जो उम्मीदवार हैं इनकी नामजदगी के कागजात जो जमा कराने के पहला दिन है, और दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो आज से इंटरव्यू करना शुरू करेगी और फिर देखेगी कि टिकट किसको देनी है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बहुत ट्रेन से पीछे पीछे चल रही है, अभी ट्रेन पर सवार होने को तैयार नहीं है। जल्द से जुलूस या पब्लिक मोबिलाइजेशन देखें तो वो आपको नज़र नहीं आ रही। मियां नवाज शरीफ को देखें तो वो भी बस कमरे के अंदर बैठे हैं जब से उन्होंने जलसा किया। उसके बाद अब आपने उनको देखना शुरू किया है बंद कमरों में, कुछ मीटिंग्स और अब इंटरव्यूज़ जो हैं उसमें नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के जो MNAs हैं जिनको अभी टिकट चले मिल भी गई है या जिनका बड़ा वाज़ेह था कि टिकट उनको मिलने में कोई मुश्किल नहीं है, वो भी अभी तक अपने हलकों में वापस नहीं गए हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है एक ऐसी पार्टी के लिए जो पार्टी बज़ाहिर इस लिहाज से फेवरेट नज़र आ रही है कि इस वक्त उसको उस तरह की सपोर्ट हासिल है जिस तरह की सपोर्ट PTI को 2018 में हासिल थी। यानी वो इस वक्त पसंदीदा पार्टी है, इस वक्त एक तरह की किंग्स पार्टी है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक ऐसी सूरत हाल है। और उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी आपको कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है, आपको ANP जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है, JUI भी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। अगरचे JUI की मुश्किल ये है कि जिन हलकों में, जिन इलाकों में JUI बहुत पॉपुलर है वहाँ पे दहशतगर्दी की एक लहर ने जन्म लिया है और जो ख़ास तौर पर JUI को भी टारगेट कर रही है। बिल्कुल सही बात करें। अच्छा, लेकिन जैसे अभी आपने तो नून लीग के हवाले से अक्टूबर में एक कॉलम भी लिखा था कि क्या नवाज शरीफ जो है वो रिसेट कर पाएंगे इस पार्टी को, तो आपको लगता है कि अब उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं आवाम को देने में? क्योंकि देखिए पिछले 1.5 साल में ना डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, लोगों के सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। तो उनको, क्योंकि पहले वो बार बार ये हल दे रहे थे कि जी मुल्क की अगर मौशी जो है वो सूरत हाल वो अच्छी नहीं है तो इसका सिर्फ एक इलाज है, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो अब आपको लगता है कि ये वो सेम जो लाइन आगे टो कर सकेंगे? देखिए बदिया, ये जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं ना,
ये अब एक जनरेशन पीछे रह गई हैं। अब ये 1.5 साल की बात नहीं है। दुनिया भर में जो सियासी जमातें हैं वो अपने आप को इस तरह जिंदा रखती हैं कि वो मुसलसल नई लीडरशिप लाती हैं, वो मुसलसल नई पॉलिसीज लाती हैं। उसका तरीका होता है पार्टियों के अंदर जमहूरियत, और दूसरा उनका तरीका होता है लोकल गवर्नमेंट। इन दोनों तरीकों से मुसलसल पार्टी में एक नई लीडरशिप आती रहती है। जब नई लीडरशिप आती है तो फिर वो एक नई सोच भी लाती है और फिर वो नई पॉलिसीज भी लाती है। ये हमारी जमातें, क्योंकि खानदानी जमातें, मलकियती जमातें बन के रह गई हैं। वैसे तो सारी जमातें मलकियती हैं, तो उसकी वजह से इन पार्टियों ने अपने आप को वक्त के साथ, बहुत अनफॉर्चुनेट है, वक्त के साथ हम आहंग नहीं किया। तो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एनेक्रोनिज्म, यानी पुराने दौर की बात। तो इनको अगर बदलना है अपने आप को तो बड़ी मेहनत करनी होगी, वरना खास तौर पर आप अगर इस वक्त देखें जो जिनका यूथ के साथ डिस्कनेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, आपको मुस्लिम लीग नवाज के हक में ट्वीट करने वाले जो नजर आएंगे, कोई मेरी उम्र के लोग नजर आएंगे, बामुश्किल आपको कोई आपकी उम्र का कोई नौजवान जो है, कोई खातून वहाँ ट्वीट करती हुई नजर आएगी। तो ये वाकई लेकिन मजे की बात है, फॉर अ चेंज ये उनको सेटबैक बिल्कुल है कि वो जो यूथ में जो फॉलोइंग होनी चाहिए वो उनकी वैसे नजर नहीं आ रही। बट वेरी सरप्राइजिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीम्स टू बी ऑन सेम पेज, और वो सेम पेज है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और ये दोनों का हम देख रहे हैं कि जी यही गिला है। तो ये गिला आपको जो है कहीं आगे दूर होता दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इन दो सेंटिमेंट्स की वजह से हो सकता है आगे कहीं ना किसी जगह पे ये आपस में कुछ सीटेड एडजस्टमेंट कर लें? इसमें सबसे जो बदकिस्मती की बात है वो तो ये है कि सब जमातें उस वक्त बहुत खुश होती है जब इनको किंग्स पार्टी का स्टेटस मिलता है, जब इनको सपोर्ट मिल रही होती है। 2018 में क्या पीटीआई नाखुश थी जब दूसरों को लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिल रहा था? बिल्कुल नाखुश नहीं थी। 9 मई से पहले तक इमरान खान मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी सपोर्ट करना शुरू कर दे। वो एक अच्छाई और बुराई की जंग बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि सबको उनकी हिमायत करनी चाहिए। ये एक अखलाकी और ईमानी तकाजा है कि उनकी पार्टी को और उनको सपोर्ट किया जाए। और जब वो सपोर्ट नहीं मिली तो अब वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पीटीआई को तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, किसी तौर पर भी उनको ओपनली ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको सीखना भी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना यादें माजी अजाब है यारब। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जो आपने की थी वो वापस आती हैं, और ये एग्जैक्टली वो चीज़ें जो वापस आ रही है, तो सिस्टम से मेरे ख्याल से उनको भी कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। अच्छा, एक मुझे ज़रा आप चीज़ अभी बताएगा, मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत सारी दूसरी ऐसी इलाकई पार्टीज़ के साथ भी इलाक कर रही है। सो क्यों आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून, जिनका इस वक्त इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको ये भी लग रहा है कि इस बार तो आरटीएस का सिस्टम ही नहीं बैठेगा, इतने बज़ाहिर कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहे हैं, स्टिल उनको छोटी पार्टीज़ की मदद की ज़रूरत पड़ रही है? कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ बादशाह की पार्टी होने से तो नहीं मिलता ना, आपको अवामी सपोर्ट से सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो बात हमें मालूम है, ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज को मालूम ना हो कि इस वक्त वो इंतहाई एक नामकबूलियत के दौर से गुजर रही है, और जो उसके अपने कोर एरियाज थे जहाँ पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उनको कोई मुश्किल पेश आएगी, जहाँ खंबे भी जीत जाते थे, मैं लाहौर, गुजरांवाला, सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी हमें एक मुख्तलिफ तरह का एक सेंटीमेंट हमें नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ। हमें साउथ पंजाब में नज़र आ रहा है कि वहाँ इलेक्टेबल जो है वो तरजीह दे रहे हैं कि बजाय हम मुस्लिम लीग नवाज की टिकट लेने के हम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं, दैट गिव्स अस अ बेटर चांस। तो उसमें फिर मुस्लिम लीग नवाज एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें उसके जीतने के चांसेस बेहतर हो सके। तो उसमें उनको सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो बहुत सी जगहों पर करनी पड़ेंगी, जहाँ किसी और का जो उनके अलाइज हैं उनमें के पास कोई बेहतर चांस है तो उनको मिलेगा। लेकिन सबसे उनकी जो ज्यादा बड़ी मुश्किल है वो फिर पंजाब से बाहर है, क्योंकि पंजाब से बाहर तो मुस्लिम लीग ने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। कराची को आप देखिए, कराची के लीडर से वो बदसलूकी की गई कि वो लोग कराची की बात छोड़ के भाग गए। जी, ये देखिए, कराची के वाकई डायनामिक्स बड़े चेंज और लोगों को यहाँ पे समझने की भी ज़रूरत है कि जब कराची में इलेक्शंस होते हैं तो सूरत हाल क्या होती है, और जब बाकी किसी मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो सूरत हाल क्या होती है। लेकिन कराची की हम बात करें तो कल हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद थे, और वो बता रहे थे कि चांसेस ये हैं, हम पहले कह रहे थे ना इंदिया दिया गया कि शहबाज शरीफ कराची से लड़ेंगे, लेकिन चांसेस ये हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगी। अगर वो ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उनको टफ टाइम देगी? आपको लगता है रवायती हरीफ पीटीआई उनको टफ टाइम देगी, या कोई और पार्टी भी बड़ा अपसेट कर सकती है?
देखिए वहाँ पे तो वो पार्टियां हैं जो मौजूद हैं, जो लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में, उनका बेहतर चांस है ना। PTI का भी बेहतर चांस है, मुस्लिम लीग नवाज का तो उसके मुकाबले में मतलब कोई ठहरने का चांस नहीं है। पीपल्स पार्टी है, MQM जो है वो अपनी हालत को बहाल करने की कोशिश कर रही है। मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वक्त कितना दिया, तवज्जो कितनी दी। अगर आप कराची का नाम लेते हैं तो आप मुझे बताइए, आप कराची को मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज के कौन से लीडर आपके जहन में आते हैं? ले दे के दो शायद आपके नाम बिल्कुल जी, मेरे पास तो जी शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल से वो तो चले गए, एग्जैक्टली दो नाम थे। देखिए मिफ्ता इस्माइल, शायद खाकान अब्बासी तो रावलपिंडी से, मेमन साहब का भी नाम ज़हन में नहीं आ रहा होता। देखे ना, आपका जो है बिल्कुल आप देखें, आप यही, उसके अलावा चले जुबैर साहब का आप नाम ले लेंगे, दो नाम थे ना। बिल्कुल जुबैर साहब का अता पता ही कहीं मालूम नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरे जो है उनको बेइज्जत और ख्वार करके इस वजह से निकाल दिया गया कि साग डार को वजीर खजाना बनाना मकसूद था। तो जिस शहर में आपके पास लीडरशिप नहीं है, तो वहां आप अवाम को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आपने लीडरशिप बनाने की कोशिश, वहां पे लीडर लॉन्च करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। हाँ, आप सही बात कह रहे हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी आप प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। जी आप देखिए, पूरे सिंध के हवाले से देखिए कि हालत ये है कि अब आकर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के एक रिटायर अफसर के उन्होंने सिंध को हवाले किया। सिंध पर तो तवज्जो का ये आलम है, पूरे सिंध पर। कराची की भी हमने बात की थी, लेकिन ओवरऑल भी सिंध पर तवज्जो का ये आलम है। तो फिर आप कैसे तवक्को रखेंगे कि लोग आपके साथ होंगे जब आपने लोगों पर इतनी तवज्जो दी है और इस तरह का सलूक किया है? वैसे यहाँ पे ना सिंध के लोगों को भी देखना चाहिए कि जब हम अंदरूनी सिंध का जब दौरा करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कितनी गुर्बत है, साफ़ पानी नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बहुत बुरे हालात है। तो लोगों को भी देखना चाहिए कि उनसे जो वादे किए गए वफ़ा हुए या नहीं हुए, फिर इतना वोट दें। बहुत शुक्रिया जी। ज़ैगम खान साहब हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जो आने वाले इलेक्शंस में जो सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हम उसके हवाले से बात भी कर रहे थे। अब हम ज़रा मुल्की मईशत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अब ये देखना है कि मुल्की मईशत जो है उसमें फ़ायदा हमें होगा कि नहीं होगा। मुझे छोटी सी पहले ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की। साल 2023 का शुरू मुल्क की मईशत के लिए इतना अच्छा नहीं था। डॉलर, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि बिजली मज़ीद महंगी होगी। 7 माकब की बुलंद शरह ने आम आदमी और कारोबारी बिरादरी के होश उड़ा रखे थे, लेकिन साल के आखिर में स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी रही और पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों में कमी ने इस सिलसिले को तोड़ा। खैर डॉलर की कीमत अगर हम आज भी देखें तो 283 पे जो है मुस्तहकम है, लेकिन स्टॉक में हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें तेज़ी काफ़ी ज़्यादा आई है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब। ज़रा उनसे हम जान लेते कि क्या सूरत हाल है कराची स्टॉक मार्केट की। असलम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। इज़ इट ऑल्सो गुड मॉर्निंग इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में भी आज अच्छी गुड मॉर्निंग है? देखिए आज अच्छी गुड मॉर्निंग है, लेकिन अगर हम 2 रोज़ की बात करें तो 2 रोज़ में तकरीबन 3200 पॉइंट्स की कमी हुई थी। और जिस तरह आपने अहमदिया बताया कि 2 अक्टूबर के बाद, और अगर हम बात करें 15 दिसंबर तक स्टॉक मार्केट में जो इजाफा था वो तकरीबन 20,000 पॉइंट्स बढ़े। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये 2023 एक ऐसा साल था कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 2.5 महीनों में स्टॉक मार्केट में तकरीबन 20,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। लेकिन ये जो आखिरी 2 दिन थे, जो गुज़िश्ता 2 दिन थे, मैं बात करूँ पीर को 950 पॉइंट्स की कमी हुई, और अगर हम मंगल की बात करें तो 2,371 पॉइंट्स की कमी हुई। गोया 2 रोज़ में तकरीबन 3296 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। और ये धचका था जो ब्रोकर्स है। लेकिन ब्रोकर्स ये कहते हैं कि चूंकि स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी देखने में आ रही थी, स्टॉक मार्केट हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रही थी, जिसकी वजह से जो सरमाएकार थे उन्होंने उधार पर भी हैसेस लिए हुए थे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रही थी, और ये 66,000 तक की सतह पर भी पहुंची। और यही वजह थी कि उसमें करेक्शन देखी गई, कुछ हैसेस की फरोख्त का रुझान गालिब आया और ये स्टॉक मार्केट में 2 रोज़ में कमी हुई। लेकिन आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पहले कुछ कमी भी देखने में आई और उसके बाद ये इजाफा तकरीबन 400 पॉइंट्स तक की तेज़ी भी देखने में आई। इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो 100 इंडेक्स है वो 325 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, और गुज़िश्ता रोज़ जो 63,000 की हद गिर गई थी, अब वो 63,123 पर जो इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है। जी
सही। अच्छा मुझे बताएं, साथ में ये जो कारोबार में एकदम से हम तेज़ी देखते हैं तो उसमें कितना अब आप किरदार देख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इलेक्शंस की तारीख तो उसको पता चल गई जी इलेक्शंस होंगे ही होंगे वक्त पे, तो उसका भी कितना जो इफेक्ट है वो हम देख रहे हैं, वो कितना सेंटिमेंट जो है बढ़ा रही है यहाँ पे? देखिए, जब हम अक्टूबर से दिसंबर तक की बात करें, 2 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स था वो 40,232 था। उस वक्त जब हमने देखा कि जो डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ, हवाला हुंडी के खिलाफ और बिलखुसूस स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और मुल्क भर में जो कार्रवाइयाँ की गई, उसके नतीजे में जो पैसा था वो स्टॉक मार्केट की तरफ सरमायाकार रुझान जो है वो देखने में आया, रोकी गई, तो लोग हौसला अफजा हुए कि जी अब कुछ सूरत मईशत की बेहतरी होगी। और उसके साथ साथ निगरान हुकूमत की जो माशी पॉलिसी थी वो भी कुछ दुरुस्त सिमत में दिखाई दी, जिसके बाद स्टॉक जो ब्रोकर्स थे उन्होंने मार्केट में सरमाया लगाया। अगर हम बात करें कि जो नवंबर और दिसंबर में जब 8 फरवरी की तारीख दे दी गई थी तो उसके बाद फिर एकदम तेजी देखने में आई। नवंबर और दिसंबर दोनों ही महीने में ये आप देखें कि हर रोज स्टॉक मार्केट में 500, 800, हजार पॉइंट्स तक का भी इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर ऐसा नहीं देखा गया कि 2 महीने में 20,000 पॉइंट्स तक भी बढ़ जाएं, लेकिन अब चूंकि जब साल का इख्तिताम है और एक इतना इजाफा जो हुआ ना 66,000 तक, ये एक बड़ा गैर मुतवक्की, और जो सरमायाकार है वो ये तवक्को कर रहे थे कि इसमें करेक्शन होगी और ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगी। और चूंकि साल का इख्तिताम भी होता है, लोगों ने उधार पर हैसेस लेकर के भी सरमायाकारी की, तो अब वो फरोख्त हुए, तो उसकी वजह से भी कल जो 2 रोज में कमी थी वो देखी गई है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मुफस्सल तरीके से बता रहे थे कि जो पिछले 3 माह में जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस इस हवाले से, अच्छा स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस इज़ गुड और लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भी डॉलर की जो कीमत है वो मुस्ताक़िम है और रुपये थोड़ा बहुत शायद बेहतर हो रहा है, तो क्या महंगाई भी कम होगी या नहीं होगी, इस हवाले से बात करेंगे। माहिर मुआशरत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या मुल्की मईशत में बेहतरी के रोशन इम्कानात कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट इज़ डूइंग वेल, हम उसको भी देख रहे हैं और पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, रुपया कहीं ना कहीं मुस्ताक़िम हुआ आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो कैसे बिहेव कर रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी तौर पे आपको एक्सप्लेन कर देता है कि इकानमी जो रियल इकानमी है वो कैसे बिहेव कर रही है, बट ऑफ कोर्स एक इंडिकेशन तो ज़रूर है कि एटलीस्ट जो मोर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है वो पैसे लगाने को तैयार है। और 40,000 से ये जो 67,000 का जो सफ़र था, मार्केट 65-70% बढ़ी, ये वन ऑफ द क्विकेस्ट राइजेस इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट था। लेकिन इसका वो डायरेक्टली कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है महंगाई पे। देखिए, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो 3-3.5 लाख इन्वेस्टर बेस पे है। ये एक बहुत ही छोटी मार्केट है। इसकी मिसाल इस तरह से लीजिए कि पाकिस्तान मतलब इतना बड़ा मुल्क है और टोटल इन्वेस्टर अगर 3-3.5 है, ना आपकी सेविंग्स और आपकी रिटायरमेंट इसमें है, ना ही बहुत से और लोगों की। इसी को कंपेयर करें, 2.5 करोड़ का मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 77 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। सो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसलिए नहीं आता कि ये मार्केट कन्फाइंड है, रिटेल इन्वेस्टर कम है, फ्री फ्लोट ऑफ जो शेयर्स है वो कम है। ये मार्केट रेगुलेटर्स को पिछले 10-15 साल में ये काम, जैसे हमने बहुत से काम नहीं किए, मार्केट को ब्रॉडन करना। अगर ये बहुत ब्रॉडन्ड मार्केट होती और लेट से 50 लाख इन्वेस्टर होता तो इसमें से बहुत से लोग इस्तेफादा उठाते इस राइट का। सो ये तो एक बात है, बट स्टिल गुड जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं। आई ऑलवेज से कि गुड फॉर द पीपल हु मेड मनी, एंड हम इस बट आपने बात बहुत अच्छी की है। हम देखते हैं अमेरिका में बच्चों को स्कूल से ट्रेन किया जाता है उन्हें स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है और उनको सिखाया जाता है। एंड यू आर राइट, ये मार्केट को ब्रॉडन करने की ज़रूरत थी क्योंकि लोग इससे कमा सकते थे। अच्छा मुझे बताएं कि आगे आपको जाके जो तमाम तर जो चीज़ें आपके सामने हैं, आपको लग रहा है कि मुल्क में महंगाई, क्योंकि अभी इलेक्शन की डेट लोग कह रहे, अब एक अभाम पैदा हो रहा था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अनसर्टिनिटी की वजह से भी हम देख रहे थे कि चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही थी। आपको लग रहा है कि अब चीज़ें थोड़ी बहुत सही सम जो है वो गामजन होंगी? किसी भी मुल्क के लिए जो सर्टेनिटी है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ होती है कि वो जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, यानी कि चलें आम लोग जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं उस मुल्क में। क्या वो इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो इन्वेस्ट नहीं करते, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी रखते हैं। सो 8 फरवरी की जो डेट है, लेट्स होप कि एक स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो
और एक अच्छी हुकूमत, अच्छी से मेरा मतलब है वो हुकूमत जो ग्राउंड रियलिटी समझती हो कि पिछले 20-25 साल पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है, ग्रोथ नहीं हुई, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस में इंप्रूव नहीं कर सके, हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, स्टंटिंग है, ये सब जो मुहर्रिकात हैं, और इन्फ्लेशन जैसे आप सही कह रही, कीमतों का बढ़ना असल में भारी पड़ता है लो इनकम अर्नर्स पे, बिकॉज उनकी बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो एनर्जी बिल्स और फूड में जा रही होती है। एक जो अमीर आदमी है या अमीर खातून है, उसकी एक छोटा कॉस्ट है वो जो इन चीज़ों में जा रही होती है। सो हमें ये बिल्कुल देखना चाहिए। देखिए, एक तो ये कि 5-6 माह में कुछ जो स्टेबिलिटी है वो आई है इकोनॉमी में, कुछ हमारी मैन्युफैक्चरिंग ने बढ़ना शुरू किया है, कुछ एग्रीकल्चर बेहतर हुआ है, कुछ वर्ल्ड इकोनॉमी संभलना शुरू बहुत हुई कम है। है। ये आपसे जानना चाहूँगी, अगला साल क्या आपको लगता है डायनामिक्स इतने अच्छे होंगे कि पाकिस्तान की मईशत थोड़ी बेहतर हो, लोगों को रिलीफ मिले? आई थिंक अगला साल दुनिया के लिए भी अच्छा है, बिकॉज दुनिया की मईशतें तरक्की करेंगी, पाकिस्तान को उसका पार्ट बनना चाहिए, अपने कलीदी मसाइल हल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया जी, खाका नजीब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को रोशनी होगा। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और मुझे अब बात करनी है एक नहायत ही अहम मसले के हवाले से जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक बढ़ती ट्रैफिक ने सबको परेशान कर रखा है। जहां ये माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है, वहीं सड़कों पर बेहंगम अंदाज से दौड़ती ट्रैफिक मिनटों के सफ़र को घंटों की अजियत में तब्दील कर देती है। कराची, लाहौर जैसे मुल्क के बड़े शहरों में तो ये मसला हम देख रहे हैं आम है ही। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के निज़ाम को भी बहाल रखने के लिए चालान और जुर्माने भी करती है, लेकिन आवाम समहाउ ट्रैफिक कवानीन को वैसे फॉलो नहीं करती जैसे करनी चाहिए। और आपने जब किसी भी मुल्क के हवाले से ये देखना हो कि वो उसकी आवाम कितनी एजुकेटेड है, कितनी प्रोग्रेसिव है, तो आप देखते हैं कि अच्छा जी, इनकी ट्रैफिक का निज़ाम देखें कि इनकी ट्रैफिक का निज़ाम कितना बेहतर है। और आप हमारे मुल्क में देख ही रहे हैं, लाहौर में भी अब इतनी ट्रैफिक होती है शाम के टाइम। जैसे हम पहले कराची की ट्रैफिक के हवाले से बात करते थे कि भी कराची में शाम के वक्त बहुत ट्रैफिक होती है। लाहौर इज़ नो डिफरेंट नाउ, लाहौर में भी उतनी ही ट्रैफिक होती है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, छोटे शहरों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो ट्रैफिक है, ये हमारा दिन का बहुत अहम जो टाइम है वो भी अब कंज्यूम करने लग गई है। हमारी शहरों पर गलत पार्किंग, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल और बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाना तो हम देख रहे हैं कि बड़ा मामूल है। और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने की वजह से जो हादसा, वो दूसरी तरफ ये भी हो रहे हैं। हमारे दिन सड़कों चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को लोगों के चालान काटते और उलझते हुए तो देखते ही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हो रहा है ये भी देखना है। सबसे पहले ज़रा लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे फहद भट्टी ने ट्रैफिक की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर में ट्रैफिक जैम एक संगीन मसला बनता जा रहा है। अक्सर मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है। आखिर इस भयानक ट्रैफिक जैम की वजूहात क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 41 लाख से जायद मोटरसाइकिलें, 13 लाख कारें और 20 लाख दीगर व्हीकल्स। लाहौर में ट्रैफिक जैम शहरियों के लिए वबाल बनने लगा। मुतअद्दिद अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और कुशादा सड़कों के बावजूद गाड़ियों की लंबी कतारें हर शाहरा पर दिखाई देती हैं। वजह शहर में जारी तामीराती मंसूबे और वन वे समेत दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, लेकिन सदेबाब के इक़दामात ना होने के बराबर। वन वे की खिलाफ वर्जी है, जो वहाँ से एक्सीडेंट की रेशो भी ज़्यादा बढ़ती है और ट्रैफिक जैम का भी वो प्रॉब्लम होती है। तो वन वे पे हमने आजकल कार्रवाई शुरू की है, FIR दे रहे हैं वन वे पे, माफ़ी नहीं बिल्कुल दे रहे। हमारी स्पेशल स्क्वाड बनी हुई है, स्पेशल हमने नफरी लगाई हुई है और हम डेली बेसिस पे वन वे वायलेशन पे FIR दे रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। इसके अलावा जहाँ लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पे डिवर्शन लगी हुई हैं, वहाँ पे फिर हम ज़्यादा नफरी लगा के ट्रैफिक को फिर अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। सड़क पर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वाले कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई ना कोई जवाब पेश करते हैं। पहनना चाहिए, किधर इधर मुंह पे बैठ के फिरे, अकेडमी जाना किधर रखेंगे हेलमेट, करते नहीं जो करना है। हमारे में क्या कहते हैं, कल भी कर दें परसों भी कर दें, खैर है 2000 की क्या बात है, हेलमेट नहीं पहन रहे हम।
ड्राइवर्स की अक्सरियत तजावुजात की भरमार को ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह करार देती है और हुकाम की जानिब से इक़दामात ना करने का शिकवा भी। हमें जो है ना बहुत जल्दी होती है, हर काम में जल्दी होती है कि हम गुजर जाएं, वो पीछे जो खड़ा है वो खड़ा रहे। इस वजह से जो है ना ट्रैफिक बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से लोग परेशान होते हैं। एम्बुलेंसों को भी मसला बनता है, कोई आने जाने वाले को भी मसला बनता है। हम रूल नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारी अपनी मर्जी होती है। जब इशारा बंद हो जाता है उस वजह से भी हम जो है ना गाड़ी को लेकर जाते हैं तो ट्रैफिक बंद हो जाती है। मेन मेरे ख्याल में है वो तजावुजात है। आप देखिए जगह जगह रेडियाँ लगी होंगी, तजावुजात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से रोड अक्सर जैम हो जाते हैं ट्रैफिक। और इसके साथ साथ जो है वन वे की बड़ी खिलाफ वर्जी है, जो कि जानलेवा भी साबित होता है। अपनी जान को भी हाथ धो बैठते हैं, दूसरों की जान से भी वो खेलते हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरियों की लापरवाही और लेन लाइन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन रही है। ट्रैफिक हुकाम का दावा है कि ट्रैफिक जैम के मसले के हल के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। नताइज जल्द सामने आएंगे। चालान पे चालान हुए, शहरियों को अपनी ही कोताहियों के बायस ट्रैफिक जैम का सामना भी करना पड़ा, मगर हालात जूं के तूं बरकरार हैं। हुकाम का कहना है ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके सड़क का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत हद तक इस अजियत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। लाहौर की सूरत हाल तो आपने जानी, मुल्तान की भी सूरत हाल देख लेते हैं। मुल्तान शहर में बेशतर अफराद हेलमेट का इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते। क्यों नहीं करते, आइए शहरियों से जानते हैं। आपके ख्याल में हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में जी देखो, आपकी अपनी सेफ्टी है, मिट्टी से, एक्सीडेंट से, बड़े मामला से इंसान बच जाता है। हेलमेट ज़रूरी है, बाकी इंडिकेटर भी ज़रूरी है। साइड पे अक्सर लोग ऐसे ही क्रॉसिंग कर जाते हैं, जिसकी बास यानी कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। ज़्यादातर चलान जो होता है हेलमेट ना पहनने की वजह से होता है। अगर हम गलत ड्राइव करें या गलत कोई करें तो उस वजह से भी हो जाता है। हर कोई वैसे देखा जाए तो अपनी मजबूरी के तहत गुजर रहा होता है, लेकिन असूल बेहतर होंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। कोई वजह नहीं है, उन्होंने अपना टारगेट पूरा करना होता है। जब साल का लास्ट मंथ होता है ना, वो तो आपको कुछ सब कुछ ठीक है, फिर भी उन्होंने कहना भाईजान ID कार्ड दें, अगर नहीं है तो उसी टाइम चलान। सारा निज़ाम जो है ना ये पुलिस वालों का है। अगर वो चाहें, जिसका जी चाहे चलान कर लें, जिसको चाहे छोड़ दें, पैसा मिलना चाहिए बस। फॉरेन कंट्री में आप ये देखते हैं कि भी यहाँ सारे डिसिप्लिन के साथ हैं, लेकिन क्या वहाँ कवानीन की पासदारी है, कवानीन को फॉलो किया जाता है। यहाँ ना पासदारी है ना फॉलो किया जाता है। 4 बंदों ने हेलमेट पहना है, 10 बंदे ऐसे गुजर रहे हैं, तो वो जो 4 हैं वो 10 बंदों को देख के भी वो भी उतार देंगे कि हमें क्या जरूरत है पहनने की। आवाम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस की जा रही हैं, मगर हुकूमत अपना रोल करदार नहीं कर रही। आप देख सकते हैं कहीं पर भी पुलिस मौजूद नहीं है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है, उनकी मशीनरी काम नहीं कर रही। आवाम की मशीनरी, आवाम के ऊपर प्रेशर, आवाम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस मौजूद हैं। शहरियों के मुख्तलिफ हीले बहाने तो आपने सुन लिए, लेकिन ट्रैफिक कवानीन और हेलमेट का इस्तेमाल आपको ट्रैफिक हादसात से महफूज रख सकता है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। चले, लोगों में ये तो रियलाइजेशन है ना कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है कवानीन की, तो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा और करने वाले कौन हैं ये आप लोगों के सामने ही है। अब लोग भी हम देख रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, वो कहते जी हमसे ही क्यों करवा रहे हैं, आप अगलों को भी देखें। मतलब जो चीज़ लोगों के लिए है, लोगों को उस पर भी एतराज़ है। कराची के लोग वैसे क्या कह रहे हैं यहाँ की ट्रैफिक के इशू के हवाले से, ये भी जान लें। सिग्नल की खिलाफवर्जी नहीं करते, ट्रैफिक रूल के मुताबिक अपनी जान को भी खतरा होता है, और जाहिर बात है हमारे साथ बच्चे होते हैं, उनकी जान का भी खतरा है, फिर आगे वाले को भी देखना पड़ता है, उसकी भी जान का खतरा है। और कराची के अंदर तो ख़ास तौर पर जब ट्रैफिक में चलते हैं तो देखो ये कि अपनी आंखें खुली हैं और अगले की आंखें बंद होती हैं। तो इस तरीके से चलेंगे तो आप आसानी से बचोगे। अब ट्रैफिक नहीं होता तो निकल जाते हैं, ट्रैफिक होता तो रुक जाते हैं। सिग्नल तोड़ना जुर्म है, और अगर हम जुर्म करेंगे तो हमें देख के बाकी लोग भी करेंगे, तो इट्स नॉट अ बेटर थिंग फॉर अस कि हम जो है ना कानून को तोड़ें। पाकिस्तानी जाहिर सी बात है कई मरतबा तोड़ा होगा यार। अमूमन 1-2 दफ़ा तो हमारी अपनी भी मिस्टेक थी, सिग्नल बंद था तो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से उन्होंने बाइक पकड़ ली। सिग्नल नहीं तोड़ा, कोशिश करता हूँ नहीं तोड़े, लेकिन कभी कभी टूट जाता है भाई। यार सिग्नल तोड़ के गए ना यार, बेगम का फ़ोन आता है, बंदा कहाँ जाएगा, भागना पड़ता है सिग्नल तोड़ के, और क्या करे। फिर पीछे लगते हैं पुलिस वाले, कभी पकड़ लिए तो पकड़ लिया, वरना भाग गए तो भाग गए। चालान अगर गलती करूँगा तो चालान होगा, और अगर गलती नहीं करूँगा तो चालान क्यों होगा? हाँ अक्सर हुआ है, सीट बेल्ट की वजह से अक्सर होता है। कभी चालान हाँ 1 दफ़ा हुआ है, वजह थी हेलमेट ना पहनने की। नहीं चालान नहीं हुआ है ना, घर तक आज तक चलाना है।
चलान कागज़ नहीं थे मेरे पास उस टाइम। चलान तो गैर कानूनी भी हो जाते हैं, मगर बात यह है कि क्या करें, हमारा कानून ऐसा है, उसके ऊपर अगर हम लोग कोई आवाज़ भी उठाते हैं तो कोई इसमें अमल दरामद की बात ही नहीं होती। मैं हेलमेट तो पहनता ही नहीं, इसलिए कि मेरे कान में प्रॉब्लम है। ये देखो हेयरिंग लगा हुआ है। नहीं, ट्रैफिक का निज़ाम तो अच्छा है, कराची का फ़िलहाल तो काफ़ी बेहतर है। हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और जो सारे लोग हैं, इन सबको मिल के ही ना इस निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। ट्रैफिक का निज़ाम हमारे खुद आवाम की गलती है, क्योंकि जिसने हर एक को जल्दी होती है। जब कोई एक घुसने की गलत ज़रा सा करता है तो हिसाब लगाने पूरी ट्रैफिक को उसका सदैव भुगतना पड़ता है। नो पार्किंग के मसले होते हैं कि लिखा नहीं होता है, गाड़ी खड़ी कर दी, वहाँ से उठा लेते हैं। मेरे ख्याल में तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें लोगों का भी बड़ा किरदार है, और उसके अलावा जो है रियासती मशीनरी का भी थोड़ा कसूर है, क्योंकि वो अगर इंतज़ामी उमूर में ख़ुद को बेहतर कर लें तो मुमकिन है कि किसी हद दर्जे तक लोगों को भी पाबंद किया जाए कि वो इस कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। मतलब सभी अंडरस्टैंड करें कि भाई जो कानून की पासदारी करना ज़रूरी है। वो अंकल कहते हैं मैं तो इसलिए हेलमेट पहन ही नहीं सकता बिकॉज मेरे कार में वो आला लगा हुआ है, और बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं भी क्या करें, हमारे मुल्क में कानून है। मतलब वो ऐसे प्रिटेंड करें कि एज एन अगर जो लॉज हैं वो उनके ख़िलाफ़ है। नहीं भाई, लॉज इसीलिए हैं ताकि आप लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो ये बहुत सारी सी चीज़ें जिस पे आपको अमल करना है। हमारे नुमाइंदा नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद, अभी मैं लोगों की गुफ्तगू भी सुन रही थी, समहाउ बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लोगों के अंदर इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं है कि जितने भी कवानीन हैं ये लोगों की ही हिफाजत के लिए। ये ऐसा क्यों है, लोगों के अंदर ऐसा क्यों बिहेवियर है कि जी सीट बेल्ट नहीं हमने लगानी, हमने हेलमेट नहीं पहनना, और अगर रॉन्ग साइड से आ जाएंगे कोई बात नहीं, पेट्रोल ज़रा वरना हमने फूकना पड़ना था। जी बिल्कुल, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की बात की जाए 50 से 60 लाख गाड़ियाँ, और उसके अलावा पूरे मुल्क से रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जैम की जो वजूहात हैं वो मल्टीपल्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो खिलाफ वर्जी की आपने बात की, ये एक बड़ी वजह है कि एक सड़क है जिसपे मुखालिफ सिम से अगर रॉन्ग वे कोई आता है तो वो सड़क जाम हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने जो है नवंबर से इस साल सिंध हुकूमत की मंजूरी के बाद जो चलान की रकूम है उसमें भी इजाफा किया। जो चलान की रकम चंद 100 होती थी उसे हज़ारों में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जो है चलान की रकम में जैसे रॉन्ग वे आने की पहले जुर्माना 300 से 500 रुपये वसूल किया जाता था, अब इसे 2000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं देखिए नवीद, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें आपकी वजह से किसी अगले की जान जा सकती है। ये क्राइम कंसीडर किया जाता है कि अगर आप रॉन्ग वे आ जाते हैं, अगर आप स्पीड से आ रहे हैं तो वो तो और ज़रा खौफनाक चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं लोगों के यहाँ पे बिहेवियर के वाले से बात करना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या मसला है लोगों के साथ कि लोग खुद को पाबंद नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल, लोगों के रवैया इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और लोग इसके लिए पाबंद इसलिए नहीं करना चाहते कि इसकी एक वजह ट्रैफिक पुलिस की रिश्वत सतानी भी है। आमतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों को अगर चालान 2000 रुपये का है तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है कराची में कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो वो 200-300 रुपये लेके उसे जाने देता है और उसको चालान नहीं करता। अगर चालान तवाजुर के साथ हो, मुसलसल हो, तो लोगों में भी एक खौफ हो। चालान की रकम भी अब चूंकि बढ़ गई है तो उसके ऊपर जो अमल दरामद के जो नताइज हैं कुछ महीनों बाद आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। और लोगों कराची में, कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, लोगों का जो रवैया हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ख्याल अंगेज सा होता है। जब उनको ट्रैफिक पुलिस या कोई भी उन्हें रोकता है तो इनके सल्फ सलामी के जो मामला हैं वो भी सामने आते हैं। कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए पहले रूट मैप वैसा बनाना होगा, सड़कों को वैसे बनाना होगा। बहुत सारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग की खराबियां भी हैं, कट्स नहीं है, और कट्स हैं तो बहुत तवील हैं जिसकी वजह से लोग जो है रॉन्ग वे रास्ता अख्तियार करते हैं। सहूलियात नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपना पेट्रोल और वक्त बचाने के लिए रॉन्ग वे का रास्ता अख्तियार करते हैं। आज ही सुबह चंद घंटे पहले जो शाह फैसल के करीब बागे कुरंगी के इलाके में ये वाकया पेश आया कि पोस्टर ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। रॉन्ग वे आ रही थी, 2 मोटरसाइकिल सवार मौके पे जाँ बाग हो गए, 3 जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में इस वक्त वो जो है मौजूद हैं। तो ये एक आम रवैया है, इसमें ट्रैफिक पुलिस को जो है आगाही मुहिम बिल्कुल जी। और जैसे भी आपने नवीद बताया ना कि 2000 रुपये रॉन्ग वे आने पर फाइन है, तो मेरे ख्याल से इसका फाइन इससे भी कहीं ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों को लिटरली वो कहते हैं ना लग पता जाए, क्योंकि आपकी गलती की वजह से देखिए अब 2 कीमती जान चलेगी। जो लोग चले गए वो वापस तो नहीं आने को ना, और जो बीमार है वो पता नहीं उनकी कैसी हालत होगी। खैर हम जो ज़ख्मी हैं उनके लिए हमारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया जी, नवीद कमाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। देखें
हमें अपने ट्रैफिक के सिस्टम को बिगड़ेगा, जिसके लिए लोगों को लॉज को मानना भी पड़ेगा और सख्त से सख्त चालान होने चाहिए। मैं बिल्कुल इसकी फेवर में हूँ। दुनिया जहान में बहुत सख्त चालान होते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं ना, बंदे का पुत्र बन के जो है ट्रैफिक के कवानीन पे अमल दरामद करते हैं, क्योंकि कवानीन सख्त हैं। यहाँ पर लोग 200-300 का चालान देते हुए डरते हैं। तो अगर आप सोचें जब आप उनसे चालान की प्राइस बढ़ा देंगे तो शायद वो खौफ के मारे जो है वो ट्रैफिक की रूल्स की पासदारी करें। अच्छा, मर्दों की ड्राइविंग और ट्रैफिक मसाइल पर तो हमने बात की ही, ख़वातीन की ड्राइविंग की बात करते हैं। वैसे कौन कहता है कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती? मैं खुद एक ख़ातून ड्राइवर हूँ और मुझे लगता है मैं मर्दों से तो बहुत ही अच्छा ड्राइव करती हूँ। अब ख़वातीन जो हैं वो अच्छी ड्राइवर्स और साबित होंगी, वो भी बड़ी बसें चलाएँगी पाकिस्तान में। जी हाँ, सिंध हुकूमत की जानिब से नई लाई गई बसों में ड्राइवर्स के लिए 18 ख़वातीन का इंतखाब कर लिया गया है, जिनकी तरबियत भी शुरू कर दी गई है। ये ख़वातीन ड्राइवर्स कब सड़कों पर बसें चलाती नजर आएंगी, इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे हैं समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद। देखिए, बिल्कुल बदलते वक्तों के बदलते रुझानात हैं और ऐसे में एक मस्बत तब्दीली के बारे में आपको बताते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में होने जा रही है। सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अब ख़वातीन को ड्राइविंग की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। इस वक्त मैं पीपल्स बस सर्विस की एक गाड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ पे 18 ख़वातीन जिनका इंतखाब किया गया है वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो यहाँ पे पीपल्स बस सर्विस के जो डिपो है पीपल्स बस का, वहाँ पर जारी है। और यहाँ पर जो ख़वातीन बैठी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कैसी ट्रेनिंग चल रही है और ये कितनी पुरज़म है? एक बड़ा टास्क है ड्राइविंग। जी, ट्रेनिंग तो हमारी 45 डेज़ की थी, बट वो एक्सटेंड हो गई है। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ आई थी कुछ चलाती हैं, मतलब कार वगैरह चलाती हैं और कुछ बिल्कुल कुछ नहीं। और मैं जो हूँ वो बाइक राइड करती हूँ। तो हर तरह की लेडीज़ हैं, अज़म है, इनका जज्बा है कि हैदराबाद से आ रहे हैं यहाँ पर लोग, शिकारपुर से आ रहे हैं यहाँ पर लोग, स्टे किया हुआ है और यहाँ आकर सीख रही हैं। अच्छा, ये एक परसेप्शन कहा जाता है कि ख़वातीन जो है ड्राइवर्स बहुत अच्छी नहीं होती, तो आप क्या कहेंगी, कितनी पुरज़म है उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए? सर, ये मर्द हजरात का कहना है, लेकिन हम जैसी लेडीज़ कुछ भी कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको चलाने के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह इस बस को चलाएंगे और कामयाब करेंगे। तो यहाँ पे एक ख़वातीन की जो ट्रेनिंग है वो मरहलावार जारी है। ड्राइविंग सीट पे भी इस वक्त एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी, कितनी ट्रेनिंग हो चुकी है, कितनी सीख ली और ये बड़ी बस है, चला लेंगी? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, 1 मंथ हो गया हम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए, बट वो सिर्फ कार की थी, लेकिन अब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा बस का है, तो थोड़ा सा खौफ भी है, लेकिन माशाल्लाह इन सब की सपोर्ट भी है। वहाँ मोटरवे वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, यहाँ पर भी माशाल्लाह से बशीर साहब हैं, मैम हुमा हैं, सबकी सपोर्ट है, तो काफ़ी जो है पुरज़म जज्बा है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश पूरी है, बाकी ये है कि अल्लाह मालिक है। देखिए, अल्लाह तो सबका ही मालिक है, लेकिन सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है। उनका ये कहना है कि विमेन एम्पावरमेंट के तहत प्रोग्राम के तहत ये काम किया जा रहा है और कोशिश होगी कि जो इनके ट्रेनिंग सेशंस हैं वो कंप्लीट किए जाएं। और जो हुकाम है वो ये कहते हैं कि 3 से 4 महीने लग सकते हैं कि इन ख़वातीन को जो बसेस है उसकी ड्राइविंग सीट थमाई जाए और फिर ये शाहराहों पर ड्राइविंग करती हुई नज़र आएँ। जी चले जी, आपने जाना और ये जो ख़वातीन हैं, इन्हें मेरे लिए हैरान कन बात यह कि इन्होंने पहले गाड़ियों में ट्रेनिंग हासिल की और अब वो बस के हवाले से मैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखती थी। सो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग भी चाहिए, गाड़ी की तो हो गई, लेकिन अब बसेस की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बसेस चलानी है। बस और गाड़ी चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मुझे बात करनी है थोड़ी मछली के फ़वाइद के हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर मैं कराची की बात करूं, पूरा साल आप मछली खाते हैं, लेकिन लाहौर में मछली अवॉइड की जाती है उन महीनों में जिनमें आर नहीं होता। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऐसे ही है, क्योंकि सर्दियों में ही लोग मछली ज़्यादा खाते हैं और कराची में तो है हम थ्रू आउट द ईयर मछली खाते रहते हैं। आपने नोट किया होगा, कोई शख्स हेल्दी ईटिंग करना चाहता हो, कोई डाइट करना चाहता हो, कोई मरीज़ हो और उसको परहेज़ का बताया जाए तो उसको कहते हैं जी आपने मछली खानी है। मतलब मछली का परहेज़ हमने बहुत कम, हाँ ठीक है, खुद से कोई मछली पसंद नहीं करता, ये अलग से बात है, लेकिन मछली का परहेज़ किसी को भी डॉक्टर बताए, हमने ऐसा
कम ही सुना है। तो हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सबीन भी मौजूद हैं। आज हम उनसे मछली के फ़वाइद की ज़रा खुल के बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई मछली क्या है कि हर एक को मछली सजेस्ट की जाती है। डॉक्टर सबीन, बहुत शुक्रिया आपका एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सबीन, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये मछली में ऐसी क्या चीज़ है कि हमने डाइट करनी हो, हमने किसी मरीज़ को परहेज़ कराना हो और हम चाहते हैं कि कोई अच्छी साफ़ अच्छी ईटिंग करे, प्रोटीन ईटिंग करे, तो हम उसको मछली सजेस्ट कर देते हैं। ऐसा क्या है मछली में? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मछली के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लोग खाते हैं, गर्मियों में अवॉइड करते हैं। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी बनाती है, कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो आप कोलेस्ट्रॉल है, बाकी चीज़ें वो आपकी बॉडी खुद से बना सकती है आपकी मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको बाहर से लेने होते हैं। तो मछली जो है उसके अंदर वो वाले फैट्स होते हैं DHA, EPA, जो कि आपको लेने चाहिए। वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी आँखों के लिए, हर चीज़ के लिए जो है वो बेहतरीन होते हैं। तो दैट्स द रीज़न वाई कि मछली इज़ अ गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स एंड प्रोटीन। जी सही, ठीक है। अच्छा, मैं वही बात करी कि हम सिर्फ मछली पे बात करें, हम प्रॉन्स वगैरह की बात नहीं करें, इट्स खालिसतन मछली। अच्छा, मछली के लिए देखिए हमारे यहाँ होता है ना, लोग ज़्यादा चले रात के टाइम पसंद करते हैं, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है मछली खाने का? क्योंकि वेस्ट में तो देखते हैं कि लोग सुबह के टाइम में मछली खाते हैं। जैसे सामन है तो हम सुबह सामन भी आराम से खा रहे होते हैं विद पोस्ट एग्स। नहीं, टाइम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स द मेथड ऑफ कुकिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि हमारे यहाँ जो जनरली खाई जाती है मछली, वो फ्राइड फिश खाई जाती है अमूमन, जो पसंद की जाती है। लेकिन मछली इज़ रियली गुड फॉर यू, लेकिन जो बाहर आपको फ्राइड फिश मिलती है वो इस्तेमाल होती है, तली जाती है बुरे फैट के अंदर, और वो उसको मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो अफादियत है जो मछली की वो कम हो जाती है। तो मछली ज़रूर खाएं, लेकिन कोशिश करके उसको ग्रिल करके, बेक करके या सालन के फॉर्म में खा लें। और अगर आप फ्राई करें उसको, तो फिर आप अगर घर में करें दैट्स बेटर, लेकिन टाइम से उसका कोई अच्छा, मुझे बताएं कुछ मिथ्स हैं, लेना देना नहीं। मुझे बताएं डॉक्टर सबीन, कुछ मिथ्स हैं मछली के हवाले से। मिथ्स हमने बचपन में इतना ज़्यादा सुनी हैं कि वो अब ना सच लगने लग गई हैं। जैसे कहा जाता है कि जी मछली के बाद ना, आप मछली खाने के बाद आपने दूध नहीं पीना, क्योंकि फिर आपको वो जो पता है स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, वो इतना सुना है बचपन से कि मैं अभी भी अगर मछली के बाद कभी ऐसी कोई चीज़ हो, चाय भी पीना, तो मैं कहती नहीं कि ऐसी मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। ये मिथ है या वाकई इसका हकीकत से कोई लेना देना है? देखिए, बर्ड्स का जो मर्ज़ है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि किसी की भी बॉडी में भी हो सकता है। तो होता क्या है कि हमें बचपन से उससे कॉन्शियस किया गया है। दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग मछली भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, राइट? लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में थोड़ा सा ये इसके बारे में वो है। तो एज सच कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, क्योंकि हम अक्सर मछली के अंदर दही भी डाल रहे होते हैं, दही से मैरिनेट भी कर रहे होते हैं। जब सालन बनाते हैं तो आप दही से मैरिनेट करते हैं, राइट? दही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। तो उस तरह से इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। लेकिन मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ विजडम होता है। हमारे जो एंसेस्टर्स जिस चीज़ को अवॉइड करते थे, अगर वो करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बड़े करते थे जो हम नहीं करते हैं, और अब हमें पता चला कि वो तो बिल्कुल ठीक करते थे। यानी कि वो घी खाते थे और हम नहीं खाते थे, हमने बीच में वेजिटेबल ऑयल पे आ गए थे और बनस्पति पे आ गए थे, राइट? मगर साइंस ने प्रूव किया कि जी ये चीज़ गलत है, हमें नेचुरल फैट्स पे आना है। इसी तरह हो सकता है इसका कुछ आगे निकल आए, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। आई पर्सनली डोंट बताइएगा कि ये फिश देखिए ना, वो somehow exactly कि हमें बैक ऑफ द माइंड कहीं हमें भी चीज़ें होती, फिर हमारी प्रेफरेंस ही नहीं बनती। मुझे बताइए, जो फिश कॉड ऑयल के लोग बहुत ज़्यादा कैप्सूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, हमें कोई भी मशवरा दे तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सो ये जो कैप्सूल्स हैं, इज़ इट फॉर एवरीवन? अच्छा, उसके लिए यह है कि अगर आपका कंजम्पशन है ड्यूरिंग द वीक 2 से 3 दफ़ा, देन यू डोंट नीड इट, ठीक है ना? क्योंकि आप नेचुरली वो सोर्स अपने अंदर ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ या तो जायका पसंद नहीं किया जाता, या उनको कोई एलर्जीज़ होती हैं या कुछ ऐसी होती हैं, उनके लिए फ़िश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल इज़ बेस्ट, बिकॉज वो आपको वो वाले ओमेगा फैटी एसिड्स देता है जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में है। तो ज़रूर लें अगर आप फ़िश नहीं खाते। लेकिन अगर आप फ़िश खाते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने आपको नेचुरली दिया, यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स फॉर दैट।
सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सबीना हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे मछली के हवाले से। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, बात करेंगे कुछ मज़ेदार फैशन के हवाले से। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि हम बात थोड़ा करेंगे फैशन के हवाले से। और पिछले दिनों लाहौर में हुआ ब्राइडल फैशन शो और इसमें हमने देखा कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स ने अपनी जो कलेक्शन है वो की है शोकेस। और हमारी मॉडल्स, हमारी एक्ट्रेसेस बहुत खूबसूरत लग रही थी, कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, कुछ बड़ी अनकम्फर्टेबल लग रही थी और कुछ के फिटिंग के मसले जो थे वो बहुत ज़्यादा मुंह पर आ रहे थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि भाई एक इतना बड़ा इवेंट है तो उसमें जो शो स्टॉपर के अगर फिटिंग के इशूज़ होते हैं उसका जान के बड़ा दुख भी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट ओनली द डिज़ाइनर्स इमेज, वो जो एक्ट्रेस हैं, जो बड़ी मॉडल हैं, जो एज ए शो स्टॉपर वॉक कर रही हैं रैम्प पे, उनकी भी इमेज को ना इससे बड़ा नुकसान पहुंचता है। बिकॉज ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, ये ब्राइडल कुटूर वीक है जो हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हमेशा होता है और पूरी दुनिया से लोगों की इस पर नज़रें होती हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स इतनी कमाल और कितने टाइम से इस पे काम कर रहे थे कलेक्शन पे। तो इसके वाले से हम बात करेंगे, ये पूरा जो वीक है ये कैसा रहा, इस वाले से बात करेंगे आपके और हमारे बहुत ही हर दिल अजीज इरफानिस्तान के इरफान। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम मदिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मैं कब से कहते हैं जो मदिया के शो में जाना है। बस ठीक है, फाइनली इरफान मेरे शो में आ गया। हम आपको आगे भी तंग करते रहेंगे क्योंकि हमें फैशन में बड़ी एडवाइजेस चाहिए लोगों के लिए। अच्छा इरफान, मुझे सबसे पहले बताइए जो ब्राइडल वीक हुआ था, हाउ वाज इट? इट वॉज गुड। फर्स्ट डे जो होता है हमेशा की तरह थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है क्योंकि टाइमिंग का मसला होता है, लोग टाइम पे नहीं आ पाते। और सेकंड डे वाज लाइक ओके एंड थर्ड डे वाज वंडरफुल। अच्छा, ये सिर्फ लोगों तक ही महदूद था या फिर डिजाइनर्स का भी था? क्योंकि हमने पहले देखा हुआ कि बहुत सारे डिजाइनर्स टाइम पे नहीं आए जिसकी वजह से काफ़ी उथल पुथल भी होनी पड़ी थी। अच्छा, वैसे दिस टाइम इट वाज टोटली मैनेज्ड बिकॉज की हर ऑर्गेनाइज थी। डे वन थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि फर्स्ट डे होता है, थोड़ा सा लोग टाइम पे नहीं आ पा रहे होते, मॉडल्स की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही होती, बट दैट दिस टाइम मुझे लगा बहुत बेहतर था। Who was your personal favorite? कौन था इरफान? बहुत सारे थे, मैं नाम लूंगा सब मुझे इरफान हमने आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ की कलेक्शन टॉप 3 कह सकता हूँ, लाइक फॉर मी लाइक HSY, मेहदी और इसके अलावा थी सायरा रिजवान। क्योंकि बहुत सारे डिजाइन से आप कहीं ना इमोशनली आई डोंट नो बट लोग करते हैं, लाइक हमें मैं भी तो काम इमोशनली करेंगे। वेडिंग सीजन है बेसिकली, तो उसकी वजह से होता है कि लोग अपना शादियों के सीजन की वजह से ड्रेस को लेके बहुत इमोशनल होते हैं। तो वो एक आपका पूरा एक इंपॉर्टेंट डे होता है जिसमें आप कितने लाख रुपए खर्च कर देते हैं और किसी ब्रांड का पहनने से कहते हैं यार हमने इसका ब्रांड का पहना। अच्छा मुझे बताइए, डिज़ाइनर जो शो स्टॉपर्स को इतना ज़्यादा पे करते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ द रीज़न कि वो एज अ शो स्टॉपर क्यों चुनते हैं, क्योंकि वो बड़े उनका अच्छा नाम होता है अपनी फील्ड में। सो आपको लगता है कि इस बार शो स्टॉपर्स जो हैं वो उतना इम्प्रेस कर चुके, मतलब कर सके जो उनको करना चाहिए था? अच्छा, मजे की बात है मदिया कि इस दफ़ा कोई बहुत सारे डेब्यू जिन्होंने किया वॉक, इसमें जोया नासिर थी, इसमें कोमल मीर थी, जावियार थे, हमाद शुएब थे, किन्जा थी, जिका डैनियल थी, काफ़ी सारे जिन सेलिब्रिटी डेब्यू परफॉर्मेंस की थी और सब सेलिब्रिटीज़ के फ्रेंड्स हैं वो। हाँ सब। चलिए हम कुछ पिक्चर्स भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, फिर मैं इस पर ज़रा आपका तबसरा भी चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम ज़रा पिक्चर जो हैं वो आपके साथ शेयर करें इस ब्राइडल वीक में से ईमान अली की। यस, ईमान अली ने वेयर किया था मेहंदी का ड्रेस और शी वाज लुकिंग वेरी स्टनिंग। हमेशा की तरह ईमान को कैरी करना आता है, पर मुझे लगा थोड़ा सा डाउन थी इसको लेके। वॉक करते हुए भी उन्हें ज़्यादा आगे तक वॉक नहीं की और फ्रंट पे ही उन्हें आके डिजाइनर के साथ वॉक की थी। मैं जैसे मैं बात करती कि शी लुक लिटिल अनकंफर्टेबल, आई डोंट नो, बल्कि ईमान ने तो अपनी शादी पे भी मेहंदी के कपड़े पहने, तो अपने करीबी दोस्त है, हमेशा वो मेहंदी की ड्रेस को प्रेफर करती हैं बिकॉज़ मेहंदी के लाइक ट्रेडिशनल होते हैं, उनके और जो तिल्ला गोटा जो काम होते हैं, धागे का काम, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, वो बड़ा इसका यूएसपी उनकी बेसिकली। सही। अच्छा नेक्स्ट हमारे से जी नादिया जमील। ओह यस, नादिया जमील ने बकायदा स्पेशली ट्रिब्यूट दिया निकी नीना को जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी कैंसर सर्वाइवर की वजह से। और नादिया जमील हरसेल्फ शी इज अ सर्वाइवर एज वेल, और उनका रैंप पर वॉक करना और फिर ऐसी दोस्त को ट्रिब्यूट पेश करना। नादिया की अम्मी भी आई थी साथ में, आंटी शी वाज देयर एज वेल यहां पे सपोर्ट करने के लिए। अच्छा नादिया हैज अ पर्सनालिटी, नादिया को कुछ भी बना दो शी लुक क्यूट। यस शी लुक क्यूट, शी लुक बिकॉज़ ऑफ पॉजिटिव पर्सनालिटी। यस हां, उनकी पर्सनालिटी इतनी क्यूट है और वो कोई भी पहन ले तो अच्छा लगता है, अच्छी लगती हैं। अच्छा नीलम की मैं चाहूंगी कि जी नीलम मुनीर की भी जरा पिक्चर लगे यहाँ पे कि नीलम मुनीर कैसी लग रही थी?
अच्छा ओके। नीलम मलिक माशाल्लाह से ड्रेस के वो काफी ट्रोलिंग हुई है बिकॉज ऑफ ड्रेसिंग। वो जो नीचे से जो वाइट वाइट नजर आ रहा है वो देखिए काफी लोगों ने बोला कि इनकी ड्रेसिंग प्रॉपर सही क्या 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 इरफान इसको क्या कहते हैं नीचे जो वाइट के नेट का काफी उसको ऐड करते हैं कॉल लाइक झिलमिल लेस होती है। जी 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 और ये देखें अभी जैसे पे नीलम ने ये पिक्चर सारी डाली। अच्छा बेसिकली हुआ था रिसेंटली शी वाज फ्रैक्चर्ड दैट टाइम कि रिहर्सल चल रही थी तो उनका प्रॉपर ये जो लेग थी उनकी फ्रैक्चर थी। हमने वीडियो बना ली और दैट वेंट वायरल। तो शी सेड कि फान प्लीज टेल एवरीवन दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। सो कहते उन्होंने वॉक की इस हवाले से उनकी ये प्रोफेशनलिज्म था उनका। टाइम पे आना हाईली प्रोफेशनल। यस यस बैक स्टेज में जो मिली एंड शी सेड कि फान प्लीज हेल्प मी आउट टू मैंने मान को प्रॉपर और इन्होंने काशिश के लिए किया था। काशिश के कपड़े तो वैसे बड़े हेवी होते हैं। अच्छा दी देन फलक सारा प्लीज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें हम जी। वंडरफुल जोड़ी है ऑलवेज स्माइलिंग ईच अदर। मैं भी कह रही थी कि थोड़ा ब्रेक थोड़ा लोगों को थोड़ा वो ब्रेक देते थोड़ा सीरियस होकर चलते वॉक। एग्जैक्टली। और सारा इन्होंने किन के लिए वॉक की थी? इन्होंने की थी मुझे नाम भूल गया उनका तो बड़ा सा। बट आई लव फलक। मुझे जो फलक में शॉल वो ना मुझे अच्छी लगी है वो फलक का और सारा का बहुत ज़बरदस्त। इट्स अ ब्यूटीफुल कलर दैट हां फलक इज वेयरिंग। अच्छा जी देन वी विल हैव वनीसा अहमद जो कि डायरेक्टर भी थी फैमिली शो डायरेक्ट की थी पूरा उन्होंने मगर 3 दफा वॉक की थी और यहाँ शो के पीछे थी मेरे और वहाँ पे फौरन से आगे आ जाती थी। तो शी वाज लाइक ऑलवेज ये निकी नीना का इन्होंने पहना। अच्छा क्योंकि निकी ने एग्जैक्टली सबने ट्रिब्यूट पेश किया था बिकॉज इनकी बहुत करीबी दोस्त थी। देन वी हैव दुरेफिशा सॉरी हाँ गल्ला मियां क्या हो गया मुझे दुरेफिशा हाँ या दुरेफिशा वाज लुकिंग स्टनिंग और वो हमेशा की तरह क्यूट है अपनी टाइप की पर्सनालिटी है। शी लुक्स क्यूट एंड बबली। हां प्यारी लगी। हां अच्छा लेकिन ये किस डिजाइनर का था वैसे डू यू रिमेंबर? आई थिंक ये सारा का था। अच्छा चलिए कोमल मीर के भी देख लेते। कोमल मीर ने जो है उन्होंने भी डेब्यू किया था। ओके अच्छा क्योंकि इनका डेब्यू था तो उनका डेब्यू कैसा लगा आपको? डेब्यू वाज फाइन लाइक फर्स्ट टाइम इनकी वॉक थी एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट बिकॉज़ रेसर्स की थी हम लोगों ने साथ मिलके तो दे वर वेरी कंफर्टेबल विद दैट वॉक। सही। देन वी हैव एहसन अफजल जो कि उनका एहसन खान जी जी और मजे की बात है कि इमरान राजपूत का उन्होंने ड्रेस पहना था ड्रेस साहिबा और जॉन रेम्बो के बेटे। हाँ जी 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 बिल्कुल। इनकी भी सेकंड टाइम वॉक थी। लास्ट टाइम दे परफॉर्म इन अनदर शो और इनके बारे में भी लोगों ने बड़ी ट्रोलिंग किया इन टर्म्स ऑफ के नेपोटिज्म के हवाले से लेके बात की कि एक्टर को वेटर को आप सपोर्ट करें मॉडल्स बैठे हैं सेलिब्रिटीज क्यों नहीं लिया आप लोगों ने। तो आई थिंक एक स्टार बन रहा है कि अगर प्रमोट करें सपोर्ट करें तो व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल। और वैसे दूसरा ऑफ कोर्स स्टार्स अपने बच्चों को सपोर्ट भी करेंगे लोग भी करेंगे सपोर्ट। अच्छा जी उसके बाद सबा फैसल और उनकी बेटी सादिया फैसल ने वॉक की थी काशीज के लिए। माय वीडियो वेंट वायरल ओवर देयर लाइक मैंने जैसे अपलोड की था वो वायरल अफगानिस्तान पे होगी वायरल। भाई अच्छा मैंने देखा वैसे सबा फैसल जो भी पहनती है वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको कैरी करती है एंड आई लाइक दैट। आप इस तरफ फील देखें तो वो डिजाइनर को प्रॉपर इतना जबरदस्त पोर्ट्रेट कर रही होती है कि कलेक्शन डिजाइन अच्छा लगता है। एज हैज गॉट नथिंग टू डू विद मॉडलिंग। बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देन हेरा मानी भी जो थी उन्होंने भी हमने देखा कि वो रैंप पर वॉक की। अच्छा जब वो लालटेन पकड़ कर आई वो लालटेन इतना मशहूर हो गया कि अब उन्होंने कह दी 50% ऑफ ऑन सोशल मीडिया वो बेच रही है उसको सेलिंग ऑन ऑनलाइन नाउ 50% ऑफ देके। और उन्होंने किसके लिए वॉक की थी? ये थी आई थिंक चावला थी उनकी। ओके ठीक है जी। अच्छा नौशीन और सलीम मिराज। यस अच्छा ये अली ज़िशान के लिए उन्होंने वॉक की थी और सलीम मिराज की भी डेब्यू वॉक थी। जी उनका भी डेब्यू था एंड आई लव व्हाट ही वाज वेयरिंग बट आई बिलीव मुझे दरमियान में लगा कि थोड़ी बहुत केमिस्ट्री वाज मिसिंग। जैसे मैं देखती सलीम मिराज नौशीन को देखते भी थे तो नौशीन उस वक्त अपने बट्टा ठीक कर रही थी। सलीम वाज वेरी कॉशियस अबाउट यू नो द वॉक। वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो ये सबके इरफान में से वॉक नहीं होगी। मैंने कहा नहीं इट्स ओके। इतना बड़ा एक्टर उसको था कि मैंने एंटरटेन करना तो मैं देखती वो डांस करने की कोशिश करते फिर रुक जाते वो अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे थे बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस शो। चले जी टाइम में बस बहुत ज़्यादा कम है मुझे आप लोगों से इजाज़त देनी है। थैंक यू सो मच मदिया। बट हम इंशाल्लाह दोबारा करेंगे किसी शो में इंशाल्लाह। आप लोगों से मैं इजाज़त लेती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।